आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी विश्वास की है, विश्वासघात की है और उस बदले की है जो एक राष्ट्र के दिल पर हमेशा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ गई। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह बिल्कुल आम दिनों की तरह ही शुरू हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ब्रिटिश पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे एक भयानक साजिश अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वही उनकी जान के दुश्मन बन बैठे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस दिन की घटनाओं को बहुत करीब से समझना होगा। तो चलिए उस सुबह की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इंदिरा गांधी को अपने घर से बस चंद कदम चलकर अपने दफ्तर जाना था, जहां एक इंटरव्यू तय था। उन्होंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी और एक ऐसा फैसला लिया जो खैर बाद में बहुत घातक साबित हुआ। उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। शायद उन्हें लगा कि इससे साड़ी की शोभा कम हो जाएगी, या शायद मन में ये ख्याल आया हो कि अरे, अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच मुझे क्या खतरा हो सकता है। तो जैसे ही वो अपने दफ्तर की तरफ बढ़ीं, उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे। उनके निजी सचिव आर.के. धवन थे, कुछ और कर्मचारी थे, और हाँ, उनके साथ थे उनके 2 बॉडीगार्ड्स। एक बेअंत सिंह, जो पिछले 10 साल से उनकी सुरक्षा में तैनात था, सोचिए 10 साल से, और दूसरा सतवंत सिंह, जिसे टीम में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उस पल किसी को भी ये इल्म नहीं था कि यही 2 लोग कुछ ही मिनटों में भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी एक गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सतवंत सिंह ने अपनी मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। बस कुछ सेकंड्स के अंदर कुल 33 गोलियां दागी गईं। और जो बात इस हमले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, वो ये है कि हमले के फौरन बाद दोनों ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। मतलब भागने की कोई कोशिश नहीं, कोई छिपाव नहीं। ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई बदले की कार्रवाई थी। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्यों? इस क्यों का जवाब हमें उस एक सुबह में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें पिछले 1 दशक में जो तनाव पनप रहा था, उसे समझना होगा। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन वजहों को टटोलते हैं जिन्होंने इस भयानक विश्वासघात की जमीन तैयार की। देखिए, इसकी जड़ें 1970 के दशक में फैली हुई हों। पंजाब में हरित क्रांति के बाद आर्थिक तनाव बढ़ने लगा था, जिससे किसानों में गुस्सा था। फिर आया 1975 का आपातकाल, जिसने इंदिरा गांधी की छवि को एक तानाशाह के तौर पर पेश किया। इसी राजनीतिक माहौल में पंजाब में एक अलग सिख राष्ट्र, खालिस्तान की मांग उठने लगी और जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे कट्टरपंथी नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। और फिर वो घटना घटी जो इस हत्या का सबसे बड़ा और सबसे सीधा कारण बनी। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने देश को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया और सिख समुदाय के मन में एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब में घुसने का आदेश दिया। मकसद था भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों को बाहर निकालना, जिन्होंने मंदिर को अपना गढ़ बना लिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब यहाँ पर एक ही ऑपरेशन को 2 बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा गया। सरकार के लिए ये देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था, लेकिन सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए ये उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल का अपमान था, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और इस ऑपरेशन की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत बड़ी थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 200 चरमपंथी और 700 भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन सबसे दुखद आंकड़ा है आम नागरिकों का। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5000 निर्दोष श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, इस गोलीबारी की चपेट में आकर मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पूरे सिख समुदाय में एक गहरे गुस्से को जन्म दिया, और यही गुस्सा प्रधानमंत्री के 2 सबसे भरोसेमंद गार्डों के दिलों में अब बदले की आग बन चुका था। तो अब कहानी उन 2 लोगों पर आ जाती है जिन्होंने फैसला किया कि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो ये साजिश बुनी कैसे गई? हुआ ये कि बेअंत सिंह ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर गया था। वहां की तबाही देखकर कहते हैं कि उसका खून खोल उठा। उसने अपने दिल की बात अपने एक युवा साथी सतवंत सिंह से की, जिसके मन में भी वही गुस्सा और पीड़ा थी।
दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, अपनी ड्यूटी की अदला बदली की ताकि 31 अक्टूबर को वो एक ही गेट पर तैनात हों। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बाज को उड़ते हुए देखा, जिसे उन्होंने गुरु का संकेत माना और उनका इरादा और भी पक्का हो गया। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर में एक भाषण में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा कहा था जो आज सुनने में एक भविष्यवाणी की तरह लगता है। उन्होंने कहा था, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का हर कतरा भारत को जिंदा करेगा और उसे मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री की हत्या के साथ हिंसा का ये दौर खत्म नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि ये एक और भी ज्यादा भयानक दौर की बस शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसने पूरे देश को जैसे आग की लपटों में धकेल दिया। हमले के बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह 9:25 पर गोलियां चली और 9:32 तक उनकी कार एम्स अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने घंटों तक उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दोपहर 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इस खबर को ऑफिशियली शाम 6 बजे तक रोके रखा। पर खबरें भला कब तक रुकती हैं? जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख गार्डों ने की है, तो पूरे देश में दुख और गुस्से की एक लहर दौड़ गई और ये गुस्सा बहुत जल्द बदले की हिंसा में तब्दील हो गया। हत्या के बाद के कुछ दिनों में भारत भर में, खासकर दिल्ली में, सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। ये हमारे देश के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक 8,000 से भी ज्यादा सिखों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो इंदिरा गांधी की हत्या की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक हत्या की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या हिंसा का चक्र हमेशा चलता ही रहता है? क्या बदले की भावना से की गई एक कार्रवाई अनिवार्य रूप से और ज्यादा हिंसा को ही जन्म देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारा समाज, हमारा देश ढूंढ रहा है।